नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, हम लोग पॉलिटी के 1000 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे और उसी 1000 क्वेश्चन के सीरीज में आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को डिस्कस करेंगे। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल के थ्रू होता है, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को किस केस के द्वारा जो है पार्लियामेंट के पावर को रोका गया था, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बहुत सारे तथ्यों को जानने की कोशिश करेंगे। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पार्ट 1 होगा। इसके बाद आने वाले दिनों में हम पार्ट 2 और पार्ट 3 भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके पीछे के जितने भी चैप्टर हैं वो सब चैप्टर जो है हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और उसका जो है मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना लिया है। अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट से आप उन सब वीडियो को देख सकते हैं। मेरी गारंटी है कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपका पॉलिटी से क्वेश्चन छूटने की संभावना जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज का पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स वुड नीड स्टेट्स रेटिफिकेशन। यानी कि कौन से एक, देख लो, आर्टिकल 368 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कि 2/3 मेजोरिटी से पास होता है पार्लियामेंट के द्वारा, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसे भी होते हैं जिसको 2/3 मेजोरिटी के द्वारा तो पास किया ही जाता है, प्लस मोर देन 15 स्टेट्स का रेटिफिकेशन भी जरूरी होता है। ये 2 प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो अभी मैंने आपको बता दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में 2 प्रकार के होते हैं। तो इसमें से ये कहा गया है कि कौन सा ऐसा इसमें से है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में स्टेट की रेटिफिकेशन भी नेसेसरी है, यानी कि 15 स्टेट की रेटिफिकेशन भी जरूरी है। पहला ऑप्शन कहता है प्रोविजंस अफेक्टिंग प्रेसिडेंट्स रूल। बिल्कुल करेक्ट है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में किसी प्रकार की अगर अमेंडमेंट की जाती है, जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपको पता ही है कि स्टेट लेजिस्लेटिव के जो चुने हुए उम्मीदवार होते हैं वही भाग लेते हैं, एमएलएज भाग लेते हैं, एमपीज भाग लेते हैं राज्यसभा के और लोकसभा के। तो अगर उसमें अगर कोई किसी प्रकार की अगर अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी तो उसको स्टेट के द्वारा रेटिफिकेशन जरूरी है। दूसरा है कि जुडिशियरी, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी प्रकार की अगर अमेंडमेंट किया जाएगा या सुप्रीम कोर्ट के पावर को अगर स्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जाएगी तो उस केस में भी स्टेट के रेटिफिकेशन नेसेसरी होगी। इवन जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है, यानी कि आर्टिकल 368 में अगर कोई अमेंडमेंट करने की अगर कोशिश की जाएगी तो उसमें भी स्टेट की रेटिफिकेशन जो है वो जरूरी है। और चौथा कहता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC/ST इन पार्लियामेंट, यानी कि SC/ST का जो पार्लियामेंट में रिजर्वेशन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, अगर उसमें भी किसी प्रकार के अमेंडमेंट की जरूरत होगी तो उसके लिए भी स्टेट का रेटिफिकेशन जरूरी है। यानी कि यह 4 का चारों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आपको याद रखना है ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में क्या क्या कथन जो है वो सही है, स्टेटमेंट कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है द प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग इज नॉट अवेलेबल। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केस में ज्वाइंट सिटिंग का कोई भी प्रावधान नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन होता है उसमें ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान जो है वो होता है। तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। They become operative from the date both houses have passed the bill, यानी कि जिस दिन दोनों हाउस ने पास बिल कर दिया उसी दिन से वो ऑपरेटिव हो जाता है। कहने का मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा उसका प्रेसिडेंट के द्वारा असेंट जो है वो ज़रूरी है। प्रेसिडेंट जब तक असेंट नहीं देंगे तब तक वो बिल जो है ऑपरेटिव नहीं होगा। तो यानी कि ऑप्शन 2 भी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 3 कहता है कि प्रेसिडेंट का असेंट जो है वो ऑब्लिगेटरी है। बिल्कुल करेक्ट है, प्रेसिडेंट का असेंट जो है वो ऑब्लिगेटरी है। और चौथा स्टेटमेंट कहता है कि पार्लियामेंट में अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर लेट डाउन इन आर्टिकल 368। ये भी स्टेटमेंट सही है। बस इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट को अमेंड तो कर सकता है, बशर्ते कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकता है। ये स्टेटमेंट जो है पार्शियली करेक्ट है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट मेंशन द पोस्ट ऑफ। कौन से पोस्ट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है मेंशन नहीं करता है? डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बिल्कुल करता है, स्पीकर भी करता है, डिप्टी स्पीकर भी करता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं दिया गया है। ये आपको याद रखना है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी किसी प्रकार का मेंशन नहीं है।
अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अमेंडमेंट है, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गेव प्रायोरिटी टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ओवर फंडामेंटल, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ज़्यादा प्रायोरिटी देता है? तो वो था 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल राइट से ज़्यादा तवज्जो दी थी, ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था और फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को एक समान बताया गया था। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि किस अमेंडमेंट के थ्रू दिया गया था ज़्यादा प्रायोरिटी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल राइट्स के ओवर, तो वो था 42nd अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो मेजर पोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को उसको अमेंड किया जा सकता है बाय 2/3 मेजोरिटी, यानी कि 2/3 मेजोरिटी के द्वारा जो मेजर पोर्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अमेंड किया जा सकता है। ये आपको याद रखना है। सिंपल मेजोरिटी के द्वारा भी बहुत कम है और जो स्टेट का रेटिफिकेशन के द्वारा होता है ये भी काफ़ी लिमिटेड है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ इंडिया डिसाइड्स टू हैव अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अभी इंडिया में कौन सा गवर्नमेंट चल रहा है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन अगर इंडिया डिसाइड करता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाने के लिए, तो सबसे पहला उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अमेंडमेंट हैज़ टू बी मेड। पहला अमेंडमेंट कौन सा करना पड़ेगा? तो उसे स्टेट एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर रिलेशनशिप को उसे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो जैसा कि आपको पता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पे है, तो यूएस में है। और यूएस में जो है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर बिल्कुल सेपरेट होते हैं। इंडिया में तो इंटरमिंगल्ड होते हैं, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल सेपरेट होते हैं। इसीलिए अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट अगर आएगा तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का रिलेशनशिप जो है वो चेंज करना पड़ेगा बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा ऐसा अमेंडमेंट था विच अमेंडमेंट रीस्टोर्ड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आफ्टर इट वाज कर्टेल्ड बाय 42nd अमेंडमेंट। देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू के पावर को कर्टेल किया गया था, यानी कि उसे कम किया गया था। लेकिन कौन से अमेंडमेंट के थ्रू से फिर से रीस्टोर कर दिया गया? तो वो था हमारा 43rd अमेंडमेंट। 43rd अमेंडमेंट के थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जुडिशियल रिव्यू का पावर था उसे फिर से रीस्टोर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। द कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया रिकमेंडेड सेटिंग ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि जो कमिटी ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया थी उसने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को सेटअप करने के लिए रिकमेंडेशन दिया था। और पहला चेयरमैन जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के चेयरमैन कौन थे? जयंती पटनायक। मिसेज जयंती पटनायक जो थी वो थी पहला चेयरपर्सन थी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की। और तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि मेन काम इसका क्या है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का? तो स्टडी एंड मॉनिटर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर वुमेन, यानी कि बेसिकली अगर कहूँ तो वीमेन के अधिकार के बारे में बात करता है कि वीमेन को कौन सा अधिकार देना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में और कौन से लीगल सेफगार्ड उन्हें देना चाहिए। इसके बारे में इसी के लिए जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की स्थापना की गई थी, यानी कि ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय पार्लियामेंट बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का मतलब है कि हाफ पार्लियामेंट के जो प्रेजेंट एंड वोटिंग जो रहते हैं उसके अगर हाफ के द्वारा जो पास होता है उसे ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर कहते हैं। तो इनमें से कौन सा जो है उसके द्वारा चेंज नहीं किया सकता है? तो देखो एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप बिल्कुल अभी पता है आपको, अभी कॉन्स्टिट्यूशन ये सिटीजनशिप एक्ट आया है उसको मेजोरिटी के द्वारा पास किया गया है। प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट इसको मेजोरिटी के द्वारा पास किया गया है। कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आपको पता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना कैसे की जाती है। अगर स्टेट अगर रिकमेंडेशन भेजता है राज्यसभा को तो राज्यसभा जो है उसको ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के थ्रू जो है पास करके लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना जो है करवा देता है। लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन जो है स्टेट्स का पार्लियामेंट में अगर इसको कम या बढ़ाना हुआ अगर तो जो है तो सिंपल मेजोरिटी के द्वारा काम नहीं चलेगी, इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होगी, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंस्ट्रूड एज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑफ द राइट ऑफ फ्रीडम, यानी कि जो राइट टू फ्रीडम जो दिया गया है हमारा आर्टिकल 19 में उसमें कौन सा इनमें से है जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन उसके अगेंस्ट में रखता है। तो इसका पहला ऑप्शन कहता है कि व्हेन द स्टेट डिसअलाउज ए कैंडिडेट फ्रॉम सिक्योरिंग वोट्स इन द नेम ऑफ रिलीजन, बिल्कुल करेक्ट है कि भाई देखिए जो रिलीजन के नाम पर जो है आपको जो है वोट नहीं मांगना है, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन राइट टू फ्रीडम को ये
राइट टू फ्रीडम पर रिस्ट्रिक्शन जो है ये नहीं लगाता है। दूसरा कहता है कि द स्टेट डिसअलाउ सिटीजन्स फ्रॉम फॉर्मिंग ए क्लब आउट ऑफ स्टेट फंड्स दैट डिनाइज एक्सेस टू वुमेन। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। देखो स्टेट डिसअलाउ कर सकता है कि भाई देखो कोई भी आपने क्लब बनाया है उसमें वीमेन को एक्सेस क्यों नहीं दिया गया है, लेकिन ये राइट टू फ्रीडम जो है जिसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है राइट टू फ्रीडम में वो नहीं आता है। ऑप्शन सी कहता है कि व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड डिसअलाउज टेम्पोररी रेसिडेंट्स टू बाय इमूवेबल प्रॉपर्टी इन नागालैंड। ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नागालैंड को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आर्टिकल 371A आप जाके पढ़ेंगे जब, तो उसमें लिखा हुआ है बाइजत कि नागालैंड में अगर आपको ज़मीन खरीदना है तो वहाँ के गवर्नमेंट की परमिशन जो है वो ज़रूरी है, और नागालैंड की गवर्नमेंट जो है इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो ये राइट टू फ्रीडम के अगेंस्ट में जाता है और यह एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बैंड द फ्लोर क्रॉसिंग ऑन पार्लियामेंट। फ्लोर क्रॉसिंग को पार्लियामेंट में किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है वो बैन कर दिया गया था, तो वो था 52nd अमेंडमेंट एक्ट। आपको याद रखना है फ्लोर क्रॉसिंग इज बैंड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो इट इज 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो है बैन किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो है वो किस आर्टिकल में दिया गया और किस पार्ट में दिया गया है, तो इट इज गिवन इन पार्ट 20 ऑफ आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 तो मैं आपको पहले से बता ही रहा था, पार्ट 20 भी आपको याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो पार्ट 20 में दिया गया है और आर्टिकल 368 में इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। दोनों जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होता है उसे राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा पास किया जाता है, तो उसके बाद क्या किया जाता है उस पर, उसमें जो है प्रेसिडेंट के असेंट की जरूरत होती है। यानी कि ऑप्शन बी कहता है कि डज नीड द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज द करेक्ट आंसर, यानी कि प्रेसिडेंट के असेंट की जरूरत उसमें पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इनिशिएट कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को किसके द्वारा इनिशिएट किया जा सकता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बिल्कुल गलत है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होता है उसे सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा में ही इनिशिएट किया जा सकता है। ये आपको याद रखना है कि लोकसभा और राज्यसभा में ही इनिशिएट किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्स पावर ऑफ अमेंडमेंट। पार्लियामेंट का जो अमेंडमेंट का जो पावर है वो कौन सा कथन जो है इसमें से सही है। तो पार्लियामेंट इट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। बहुत बार फंडामेंटल राइट्स में जो है अमेंडमेंट हुआ है, जैसे राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स में लाया गया, आरटीआई को फंडामेंटल राइट्स में लाया गया। तो ये जो है ये कथन जो है सही है, इट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। दूसरा कहता है इट कैन अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल आपको ये कथन जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में स्पष्ट रूप से कहा था। केशवानंद भारती केस आपको याद होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड किया जा सकता है बशर्ते कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर से कोई भी छेड़छाड़ ना हो। तो यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अमेंड नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन। किस वर्ष जो भारत का संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन है उसे पहली बार अमेंड किया गया था, तो ये था 1951। और क्या किया गया था इस 1951 में, 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। तो यानी कि 1951 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था और 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पर आ गया कि 9th शेड्यूल को किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, तो वो था फर्स्ट अमेंडमेंट। अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमेंडमेंट रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट बाय सेपरेटिंग टेरिटरी फ्रॉम एनी अदर स्टेट मस्ट बी पास्ड बाय। यानी कि एक स्टेट है, एक स्टेट को दो स्टेट में डिवाइड करना है, तो इसके लिए जो है कैसे, मतलब इस स्टेट का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो देखिए इस स्टेट को पास पहला ना वाला सिंपल मेजोरिटी से बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इसे पास करेगी। सिंपल मेजोरिटी सबसे पहले पास करती है, फिर वो स्टेट के पास भेजा जाता है उसके ओपिनियन के लिए। फिर स्टेट उसका जो भी ओपिनियन दे उससे जो है सेंटर को कोई भी मतलब नहीं है, पार्लियामेंट को उससे कोई भी मतलब नहीं है। हो सकता है कि स्टेट जो सेंटर है वो स्टेट की बात को मान ले या फिर उसको ना भी माने। तो उसे सिर्फ यह एक कन्वेंशन बना हुआ है कि जब भी स्टेट का डिवीज़न होगा तो उसे जो है उस स्टेट के पास भेजा जाएगा और उसके बाद जो है जब स्टेट से वापस आ जाएगा तो उसके बाद उसे प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेजा जाता है। यानी कि सबसे पहले पास करता है पार्लियामेंट, फिर चला जाता है स्टेट के पास। स्टेट की बात को जो पार्लियामेंट है वो मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। उसके बाद प्रेसिडेंट का जो है असेंट जो है वो नेसेसरी हो जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो जितने भी अमेंडमेंट आज तक हुए हैं, यानी कि ऑफ ऑल द अमेंडमेंट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट वाज, सबसे बड़ा अमेंडमेंट कौन सा हुआ है? तो वो हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है 42nd अमेंडमेंट को, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बाय विच अमेंडमेंट द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज स्पेसिफिकली कन्फर्ड अपॉन द पार्लियामेंट, किस अमेंडमेंट के द्वारा जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर पार्लियामेंट को दिया गया है, वो है 24th अमेंडमेंट। 24th अमेंडमेंट जो है इसमें जो है पार्लियामेंट को स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने का पावर जो है वो दिया गया था। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू रेटिफाई सर्टेन अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैंने आपको बताया था पीछे कि जो हाफ जो होते हैं नॉट लेस देन हाफ द नंबर, यानी कि अगर इंडिया में अभी 28 स्टेट्स है तो 15 स्टेट्स जो है कम से कम, अगर कोई भी रेटिफिकेशन ऐसा हो जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में रेटिफिकेशन करना हुआ, अमेंडमेंट करना हुआ, तो उसको कम एटलीस्ट 15 स्टेट्स जो है उसको पास करेंगे तभी जाके वो अमेंडमेंट होगा, नहीं तो वो अमेंडमेंट नहीं होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, नॉट लेस देन हाफ द नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्टली मैच्ड है। तो पहला नंबर है 26th अमेंडमेंट, तो इससे टाइटल्स और प्रिविलेजेस जो थे उसको अबॉलिश किया गया था 26th अमेंडमेंट के द्वारा, ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। और 61st अमेंडमेंट जो है वो भी करेक्ट है, इसमें वोटिंग एज को जो है 21 से रिड्यूस करके 18 कर दिया गया था, यानी कि जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है 1 और 4। और जो 21st अमेंडमेंट कर्टेल द प्रॉपर्टी ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी जो है कर्टेल किया गया था, ये स्टेटमेंट भी गलत है। और 51st अमेंडमेंट जो है कर्ब्ड पॉलिटिकल डिफेक्शन, ये भी गलत है, ये 56th अमेंडमेंट है के थ्रू जो है वो किया गया था पॉलिटिकल डिफेक्शन को। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है कि इनकरेक्टली पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 2 और 3 आर रॉन्ग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मैच द फॉलोइंग है। तो सबसे पहले है 58th अमेंडमेंट। 58th अमेंडमेंट के थ्रू क्या हुआ था? 58th अमेंडमेंट के थ्रू जो है ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी, ये अमेंडमेंट जो है एक टेक्स्ट जो है हिंदी में बनाया गया था, तो यानी कि ऑप्शन 3 जो है वो हो जाएगा। ये 58th अमेंडमेंट के थ्रू जो है ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी के बारे में बात की गई है। 61st अमेंडमेंट के बारे में अभी हमने चर्चा किया था कि वोटिंग एज जो है रिड्यूस किया गया है 21 से 18 ईयर्स। 69th अमेंडमेंट में से के थ्रू नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दिया गया था दिल्ली को, एनसीटी का दर्जा दिया गया था दिल्ली को। और 71st अमेंडमेंट जो है उसके थ्रू जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में शामिल किया गया था, यानी कि 58th अमेंडमेंट के थ्रू जो है ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी। 61st अमेंडमेंट के थ्रू जो है ए वोटिंग एज को रिड्यूस किया गया 21 से 18। 69th अमेंडमेंट के थ्रू जो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दिया गया दिल्ली को। और 71st अमेंडमेंट के थ्रू जो है कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को 8th शेड्यूल में शामिल किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस के बारे में मैंने आपको बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के बाकी सब जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स है उसको आप अमेंड कर सकते हैं। तो वही बात है केशवानंद भारती केस में कि केशवानंद भारती केस में बात की गई है द पावर अंडर 368 टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी सो एक्सरसाइज्ड टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर और एसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को जो है आर्टिकल 368 के थ्रू जो है वो अमेंड नहीं किया सकता है, ये बात की गई थी केशवानंद भारती केस में, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन अगला क्वेश्चन आता है कि मिनर्वा मिल्स के बैच ऑफ केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज फर्दर रीअफर्म्ड डिसीजन। मिनर्वा मिल्स केस के में जो डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का वो किस केस के डिसीजन को रीअफर्म किया? तो वो केशवानंद भारती केस था, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप जो है वो छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, ये बात केशवानंद भारती केस में कही गई थी। और उसे ही मिनर्वा मिल्स केस में दोबारा से जो है सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म किया था, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आने वाले वीडियो में हम लोग बाकी के जितने भी क्वेश्चन होंगे लगभग 50+ क्वेश्चन अभी और बचे हुए हैं, इसमें लगभग 50+ क्वेश्चन को और डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आपका रिएक्शन जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।